आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। 2024 के चुनाव में एनडीए बनाम इंडी गठबंधन की जो लड़ाई है, उसमें इंडी गठबंधन के दल आपस में सीटों की शेयरिंग को लेकर के बैठकों का दौर जारी रखे हुए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। इससे पहले कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हो चुकी है। इसलिए इंडी गठबंधन के बीच में या अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों के साथ कांग्रेस का समझौता कैसा रहेगा, तस्वीर कैसी उभर रही है, यह समझाने और बताने की कोशिश मैं आपको अब आगे करूंगा। और मेरे साथ देश के नामी गिरामी 3 बड़े पत्रकार जुड़ेंगे। इंडिया न्यूज़ के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता, कंसल्टिंग एडिटर अरविंद मोहन और देश के जाने माने पत्रकार रशीद किदवई। लेकिन जो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बैठक चल रही है या हुई, बंटवारे को लेकर सीटों के, उसमें राज्यसभा के सांसद संदीप पाठक, दिल्ली कैबिनेट की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी की तरफ शामिल हुए और कांग्रेस की ओर से राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुकुल वासनिक और दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अरविंदर सिंह लवली के साथ साथ पार्टी के सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश भी थे। इन नेताओं ने बैठक के बाद ये कहा कि बात अभी जारी है, जारी रहेगी, लेकिन सूत्र बताते हैं कि पंजाब में कांग्रेस 6 और दिल्ली में 3 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में यह देखना होगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कितनी कितनी सीटों पर आकर के रजामंद होती हैं। पंजाब में सीट बंटवारे को लेकर पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में ज़बानी जंग भी देखने को मिली थी। अब लेकिन दोनों दलों के नेताओं की बैठकों से एक संकेत मिल रहा है कि दोनों दल चाहते हैं कि एक सहमति तैयार हो जाए और उसके आधार पर मिल करके हम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए का मुकाबला करें। लोकसभा की जो सीटें दिल्ली की हैं, बारी बारी से मैं दिल्ली और पंजाब इन दोनों राज्यों में लेकर चलना चाहता हूं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस आरजेडी, कांग्रेस जेडीयू, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस टीएमसी, कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी। इस पूरे समीकरण को मैं आप आज बताने की कोशिश करूंगा और यह समझने की भी कोशिश अपने एक्सपर्ट्स के जरिए करेंगे कि यह जो बातचीत चल रही है, इसमें सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, पेच फंसेगा या उसको सुलझा लिया जाएगा, गिरह बनी रहेगी या गांठ खोल दी जाएगी। तो और ये लोकसभा 2019 के लोकसभा के नतीजे थे। आम आदमी पार्टी के हिस्से में 18% के आसपास वोट शेयर था और 22.5% वोट शेयर कांग्रेस के हिस्से में था। अब इन दोनों दलों के बीच में इस बात पर सहमति कैसे बनेगी कि 2019 का आधार लें या फिर विधानसभा चुनाव का, क्योंकि विधानसभा चुनाव में 60 से ज़्यादा सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती और कांग्रेस के हिस्से में एक भी नहीं याद आई। तो जब सीटों की साझेदारी के लिए आधार तैयार होगा तो आधार क्या होगा। अब दिल्ली विधानसभा के आंकड़े आपके सामने हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी को 53% से ज़्यादा वोट मिले और उसके पास 62 सीटें आईं और कांग्रेस के पास महज 4-4.25% वोट आया और कोई सीट नसीब नहीं हुई। यहाँ पेच फंसा हुआ है। अब मैं आपको एक दूसरा राज्य लेकर चलना चाहता हूँ, पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। इन 13 सीटों में कांग्रेस के पास कितनी सीटें होंगी, आम आदमी पार्टी कितनी अपने पास रखेगी, इसका आधार क्या होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे, वोट परसेंटेज या फिर विधानसभा के आधार पर यह तय होगा। लोकसभा का आंकड़ा भी आपके सामने है जो आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी को लोकसभा में 7.38% वोट मिले, जबकि कांग्रेस के पास 40.12%। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने वहां डंका पीटा था, क्योंकि उस समय कैप्टन कांग्रेस के साथ थे और 13 में से मेरा अपना अनुमान है कि 8 सीटें कांग्रेस के हिस्से में चली गई थी। लेकिन 2022 का जो नतीजा विधानसभा का था, उस 2022 के नतीजे में बाजी पलटी हुई थी। उसमें आम आदमी पार्टी की तूती बोल रही थी। आप देखिए कि आंकड़ा लगभग पलट सा गया है। 42% से ज़्यादा वोट आम आदमी पार्टी के हिस्से में और 23% के आसपास का वोट जो है वो कांग्रेस के पास।
इसी तरीके से 18 सीटें कांग्रेस जीत पाई और 92 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बनाई। अब सवाल ये है कि इन दोनों दलों के बीच में दिल्ली और पंजाब में सीटों का बंटवारा किस आधार पर होगा, यह समझने के लिए मैं अपने मेहमानों के पास चलता हूं। जैसा मैंने आपसे पहले बताया कि आलोक मेहता एडिटोरियल डायरेक्टर हैं हमारे इंडिया न्यूज़ के, अरविंद मोहन कंसल्टिंग एडिटर और देश के जाने माने पत्रकार रशीद किदवई साहब, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। रशीद साहब, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस की तो रग रग से वाकिफ़ हैं आप, दिल्ली और पंजाब इन दोनों राज्यों में सीटों का बंटवारा, बैठकों का दौर जारी है, लेकिन सुलह हो पाएगी, सहमति बन पाएगी? अगर होगी तो आपका अपना आंकड़ा क्या कहता है, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी, कितनी सीटों पर कांग्रेस? जी धन्यवाद। देखिए यशवंत जी, ये सबसे मुश्किल गांठ है, जितने भी गठबंधन का आपने जिक्र किया ये सबसे मुश्किल है। तो कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी की बातचीत चल रही है, वो कांग्रेस इस गांठ को सबसे पहले ग्रह को खोलना चाहती है, ताकि एक साइकोलॉजिकल मैसेज जाए। और वो मैसेज केवल इंडिया अलायंस के भीतर ही नहीं जाएगा, बल्कि उसके बाहर जो उसके विरोधी हैं एनडीए, उनको भी समझ में आएगा कि कांग्रेस जो है या इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं वो कितने इसको लेकर के संजीदा हैं और फिक्रमंद भी है। ये मामला बहुत मुश्किल है। देखिए 2019 में भी काफी बातचीत हुई थी और काफी हद तक उस समय शरद पवार बहुत एक्टिव थे और चंद्रबाबू नायडू का भी उसमें रोल था। उस समय तकरीबन 5-2 के ऊपर सहमति बन गई थी, जहां तक दिल्ली की बात है कि 5 सीटों में आम आदमी पार्टी लड़ेगी और कांग्रेस का आग्रह था कि उन्हें 3 सीटें मिले और आम आदमी पार्टी 4 सीट पे लड़े। तो झगड़ा केवल 1 सीट का था और उसके बाद जो था वो मामला नहीं जम पाया। लेकिन इस समय जो है दोनों को, मतलब एक जिसे हम कहते हैं कि जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, के दोनों को जो है दोनों बाध्य हैं, क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब, दिल्ली और गुजरात, यहाँ टोटल 46 लोकसभा की सीटें हैं। उसमें आम आदमी पार्टी को तो कुछ कामयाबी मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस जो है वो उसको लोकसभा की सीटें जीतना इन तीनों राज्यों में बहुत मुश्किल है अपने दम पे। तो उनका आकलन ये है, और मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत इस चीज को चाहते हैं कि किसी तरीके से पंजाब, दिल्ली और गुजरात तीनों जगह जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में सुलह हो जाए, ताकि भाजपा को, एनडीए को कम से कम 15 लोकसभा सीटों में वंचित किया जा सके। और यही रणनीति है कि रणनीति ये नहीं है कि कांग्रेस कितनी जीतेगी, आम आदमी पार्टी कितनी जीतेगी, बल्कि भाजपा एनडीए की तादाद कितनी कम की जा सकती है, यही सारी रणनीति है। आलोक जी, जैसा रशीद जी कह रहे हैं, ये गुजरात भी एक इम्पॉर्टेंट सीट है जहां 13% के आसपास विधानसभा चुनाव में वोट मिला आम आदमी पार्टी को। तो आम आदमी पार्टी की ज़मीन गुजरात में भी मजबूत है। गुजरात, दिल्ली और पंजाब, इन तीनों राज्यों में दोनों दल मिलकर के लड़े नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के मुकाबले में, ये एक समझदारी भरा फैसला है। सहमति की गुंजाइश आपको कितनी दिखती है? देखिए, सहमति परसेप्शन जो मुझे लग रहा है कि जो बैठक हो रही है, हो सकता है इनमें सहमति बने, लेकिन आपको राणा जी, आप तो लगातार कवर करते रहे हैं। पिछली बार भी जो ट्रांसफर कहाँ वोट होता है, अखिलेश यादव, बीएसपी, इन सबके साथ समझौता होते हुए वोट ट्रांसफर नहीं होता। दिल्ली में भी जो स्थानीय नेता हैं, जेपी अग्रवाल हैं, जो पुराने नेता रहे, अजय माकन है, मैंने अजय माकन थोड़ा सा चूंकि राहुल गांधी के हिसाब से बात मान लें, लेकिन जो असली कांग्रेस की जड़ जानते हैं, शीला दीक्षित का जितना काम रहा, संदीप दीक्षित आज किस, या उनके समर्थक जो हैं वो किस हद तक आम आदमी का साथ दे सकेंगे। आम आदमी पार्टी भी जो लगातार उनके खिलाफ, पंजाब में भी अभी एक एमएलए को अरेस्ट किया गया, उस पर भी बवाल मचा हुआ है, 2 दिन पहले आपने खबरें देखी होगी। तो आम आदमी पार्टी यदि उनके लोगों को जेल ही भेजेगी, पंजाब में उनके लोगों को किनारे करेगी, तो परसेप्शन में जो, ठीक है रशीद भाई जो कह रहे हैं वो बिल्कुल मैं सहमत हूं कि देखिए खड़गे जी ने क्या कहा है, हमने इन लोगों को केवल बात करने भेजा है। आप उनका कल निकाल करके वीडियो देखेंगे जी। तो उन्होंने कहा कि ये बात कर रहे हैं, ये फैसला हम ऊपर बैठ के करेंगे। तब राहुल जी क्या डिसाइड करेंगे, प्रियंका जी क्या डिसाइड करेंगी, इस पर है। और इसलिए दिल्ली में भी समझौता, जैसे अभी कह रहे हैं 2 सीट यदि दे दे आम आदमी पार्टी तो बहुत है, लेकिन वो 2 सीट पे कांग्रेस तो किसी कीमत पर नहीं जीत सकती, ये भी पक्का है, क्योंकि वो उसके बाद तो कांग्रेस का कुछ आधार यहाँ है ही नहीं। पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है 84 राइट्स वाला, वो इनके ऊपर एक धब्बा लगा हुआ है, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाती रही है लगातार जी। और इसलिए मुझे लग रहा है कि समझौता यदि कुछ सीटों पर कांग्रेस कितना झुकती है अंततोगत्वा,
क्योंकि इन बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकलना है। मैंने सुबह भी अपने कार्यक्रम पे कहा था। मैं समझ रहा हूँ। हालांकि रशीद जी जो कह रहे हैं उनका कहना ये है कि इन दोनों दलों के बीच में यह बात ठीक है कि एक दूसरे के ऊपर हावी रहने की कोशिश होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए आपको साथ आना पड़ेगा। यह जो सच्चाई है सामने रख करके जब बात होती है तो समझौते या फिर सुलह की गुंजाइश इसी आधार पर बन सकती है। मैं अरविंद जी के पास आऊँ उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश चलना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इन दोनों के बीच में क्या बात बन सकती है। 80 लोकसभा सीटें हैं और समाजवादी पार्टी कांग्रेस की 20 सीटों का बंटवारा कैसे होगा, नज़रें इस बात पर ज़्यादा हैं क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है। खबरें ये भी रही हैं कि यूपी कांग्रेस जो है उस सूबे की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी पहले से कर रही है, लेकिन पार्टी के तेवर अब जाकर कुछ नरम पड़ते हुए दिखे हैं। कहा यह जा रहा है कि 80 में से कांग्रेस 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करना चाहती है। कारण यह है कि 2009 में कांग्रेस ने यहीं से 23 सीटें जीती थी और उस आधार को समाजवादी पार्टी के सामने रख करके 25 सीटों पर अपनी दावेदारी रखना चाहती है। अब अरविंद जी, चूँकि समय जो सीमित है उसी के भीतर मैं दर्शकों के सामने सारी चर्चाएं कर लेना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मौजूदा हालात को देखते हुए वहां बीजेपी और योगी आदित्यनाथ इन दोनों की स्थितियां आप देखिए, नरेंद्र मोदी और योगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, चूँकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल गांधी का आना साथ में कोई नई बात नहीं है, या अखिलेश और बहन जी का साथ आना कोई नई बात नहीं है, और दोनों बार के जो प्रयोग थे वो नाकाम रहे थे, औंधे मुँह रहे थे। इस बार क्या सूरत दिखती है आपको? देखिए, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे मजबूत प्रदेश है आज की तारीख में। सबसे ज्यादा सीटें भी यही हैं। और उलझा हुआ मामला विपक्ष के लिए है कि बार बार कोई भी फॉर्मूला बना रहे हैं वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है और बीजेपी को हरा नहीं पा रहे हैं। तो वो जटिल काम है। और अभी भी बीएसपी का नाम रह रहा है कि सिर्फ इन दो का मामला नहीं है, बीएसपी का नाम भी रह रहा है कि उछाला जा रहा है कि वो भी इस गठबंधन में आ जाए। तो उत्तर प्रदेश टफ होगा काफ़ी अलायंस के हिसाब से। लेकिन एक कंपल्सन सारी पार्टियों को दिखाई दे रहा है कि अगर साथ नहीं आएंगे तो मुश्किल होगी। नीचे का दबाव, जैसे आप अभी आलोक जी कह रहे थे या आप कह रहे थे कि दिल्ली में नीचे का दबाव दिखाई देने लगा है। नीचे एमसीडी चुनाव को अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बेस खिसक के कांग्रेस की तरफ गया है। इसका मतलब कि दोनों तरफ से दबाव ये बनेगा कि इसको खिसकने न दिया जाए, आपस की लड़ाई को एक साथ रखा जाए। और पिछली दफे जो लोकसभा का परफॉर्मेंस है, विधानसभा का परफॉर्मेंस है, यहाँ तो बीजेपी से लड़ना है, ये डर है। पंजाब की तकलीफ ये है कि पंजाब में दोनों 1 नंबर 2 नंबर पार्टी हैं, तो इसलिए वहां अलायंस टफ होगा। तो मेरे हिसाब से पंजाब को सुलझाना दिक्कत है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की दिक्कत है। और उत्तर प्रदेश में क्या होगा, अभी किसी का रुख बहुत साफ नहीं है। कांग्रेस भी बहुत सारी सीटों पे दावा कर रही है और कांग्रेस का ही मामला नहीं है। अगर आप नाम सुनेंगे तो नीतीश कुमार फूलपुर से लड़े हैं और कौन आके प्रियंका प्रधानमंत्री से लड़े। इस किस्म के प्रयोग भी उत्तर प्रदेश में होने हैं, ये आप तय मानिए। जब चुनाव होगा तो इस गर्मा गर्मी में इस तरह के प्रयोग भी होंगे जी। और उन प्रयोगों के लिए भी अलायंस में जगह निकालनी होगी। उत्तर प्रदेश को ये उदारता दिखानी पड़ेगी कि ऐसे प्रयोग, और उत्तर प्रदेश ने के बीजेपी ने अगर ये उदारता दिखाई है तो इंडिया गठबंधन को भी ये उदारता दिखानी पड़ेगी। लेकिन टफ मामला ये कि न सोशल ग्रुप के हिसाब से कोई अलायंस बनता दिखाई दे रहा है, न आइडियोलॉजी के हिसाब से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक राजनीतिक जरूरत भर है, उतने से अलायंस बन तो जाएगा, लेकिन वो कितना लड़ेगा अभी वो भी अनिश्चय है। लेकिन पहली चीज तो इसी पे कि अलायंस किस किस्म से बनेगा और उसका बेस क्या होगा। ना विधानसभा चुनाव को बेस बना सकते, मोटे तौर पर मुझे ये लगता है हिंदुस्तान का हर आदमी, आप तीनों इतने मजे हुए पत्रकार हैं, पत्रकारिता को भी आप तीनों पर नाज रहता है। आपकी तीनों की कमोबेश राय ये है कि हाँ, इनके बीच में बात का बन जाना मुश्किल है, लेकिन कामयाबी इनकी ये है कि किसी न किसी तरीके से अपनी बात बना लें। तो हमारा जो सवाल है वो वहाँ जाकर ठहरता है कि बात बनेगी तो कैसे। नहीं बनेगी, नहीं बनने के कारण बहुत सारे हैं, दिख तो रहा ही है, लेकिन बात बन जाएगी, इसका आधार क्या हो सकता है। इसमें सबसे जो मुश्किल चुनौती है, मैं उधर आप लोगों को लेकर चलना चाहता हूँ, वो है पश्चिम बंगाल।
पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी किसी भी तरीके से 2-4 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस को देने के लिए राज़ी नहीं हैं, और इतनी ही सीटें, 1-2 सीटें वो अधिक से अधिक वाम दलों को दे सकती हैं, 4 सीटें। तो बहुत अधिक हो सकता है तो वो 42 सीटों में से 8 सीटें अलग कर सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब ऐसे में अधीर रंजन चौधरी जैसा नेता कांग्रेस के पास पड़ा हुआ है और वाम दल हैं, उनको लगता है कि मैंने 3 दशक तक वहाँ राज किया है तो हमारा अभी कुछ ना कुछ तो बचा ही हुआ है। तो यह सहमति, यह गुंजाइश और सीटों की साझेदारी पश्चिम बंगाल में कैसी होगी? रशीद भाई, पहले आप। जी देखिए, ये बहुत व्यवहारिक स्तर के ऊपर ये हो रहा है। देखिए, ये सारे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस क्या कह रही है या अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं, इसके बहुत ज्यादा मान्य नहीं होते। जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी, वो केवल एक बात पूछते हैं कि आपका जीतने के कैंडिडेट कितने हैं, आप नाम गिना दीजिए उनके। और जीतने में, जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में वो कहते हैं कि क्या सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी, क्या राहुल गांधी लड़ेंगे, क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगे, तो हम उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार है। उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में समाजवादी पार्टी 5 से ज्यादा कांग्रेस को सीट नहीं देगी, क्योंकि उनके पास 5 कैंडिडेट भी नहीं है जो जीत का दमखम रखते हों। यही तकरीबन स्थिति जो है वो बंगाल में है। वहां तो और भी ज्यादा ममता बनर्जी जो सीट छोड़ रही है, जैसा आप कह रहे थे, वो ऐसी सीटें छोड़ रही हैं कि कांग्रेस और वाम दल दोनों आपस में तय कर लें कि कौन कहाँ लड़ेगा। ममता बनर्जी का उससे कोई सरोकार नहीं है, तो 3 वे अलायंस वहां के ऊपर उसकी बातचीत है, और उसमें भी वो मतलब 5-7 सीटें देने को ही इच्छुक है कि जहां के ऊपर जीत रही। क्योंकि देखिए, क्राइटेरिया जीतने का है, और सुनील कानूगोलू ने भी एक ऐसी एक्सरसाइज करके पूरी दी है कांग्रेस पार्टी को कि कहां पर कौन सा प्रतिनिधि प्रत्याशी जो है वो जीतने के लायक है कि नहीं है। तो ये बहुत ही व्यवहारिक बात है, वो बात नहीं है कि हमारे बाप दादा ने घी खाया था और हमारी हथेली सूंघ लो। ये आलोक जी, यह जो व्यवहारिकता है, कांग्रेस के भीतर का जो सेकेंड लाइन के नेता हैं, जिसमें अजय राय को भी आप मान लीजिए, कितना स्वीकार कर पाएंगे? देखिए, अजय राय ने तो पिछली बार ही जिस तरह से टिप्पणी की थी अखिलेश यादव के लिए, और उस तरह से कमलनाथ जी ने की थी, और मैं अभी जैसे जिनका नाम लिया सुनील जी का, आप ये देखिए जिस सर्वे पर ये डिपेंड करते हैं, मैं तो उसके विपरीत कह रहा हूँ। उनकी वजह से ही तो हारे हैं ना मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। इसलिए वो ऐसे ही लोगों की बल पर कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो रहा है। और ऐसा मेरा मानना है कि दिक्कत यही है कि वो कागजी हिसाब से चल रहे हैं, और बंगाल में वो 2 सीट से ज्यादा। अधीर रंजन चौधरी में इसलिए असहमत हूँ रशीद भाई से, उनको याद होगा 2019 में जिस दिन समझौते के लिए ममता आई, तब भी अधीर रंजन चौधरी ने संसद में ही बाकायदा, लोकसभा में मैं मौजूद था वहां, और सेंट्रल हॉल में आके उन्होंने सोनिया गांधी से कहा कि आप हमें बुलाते हैं और हमारी बेइज्जती करा रहे हैं, इससे वो तो हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। कल अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इसके बाद आप बताइए, क्या ममता का समझौते के बाद भी 2 आदमी वहां उनका साथ देने को तैयार होंगे? इसलिए 2 सीट, ज्यादा से ज्यादा 1-2 सीट यदि वो कहें कांग्रेस को, और इसीलिए नीतीश जी जा रहे हैं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में भी। तो नीतीश जी और लेफ्ट पार्टी में समझौता, या कहीं कांग्रेस का जो समझौता वो कहाँ करेंगे, केरल में कितना करेंगे? तो मुझे लगता है ममता कहीं उदारता नहीं दिखाएंगी इस बार। वो बहुत ही वो शेरनी की तरह से है। अरविंद जी, शेरनी जैसे है। रशीद जी कह रहे हैं कि एक व्यवहारिक पक्ष होगा जिसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए। आलोक जी भी कमोबेश कह रहे हैं कि 2 सीटों से ज़्यादा ममता देंगी नहीं। कांग्रेस का नेतृत्व इन 2 सीटों या 4 सीटों से अपने आप को संतुष्ट मान लेगा पश्चिम बंगाल में? देखिए, मानना ही पड़ेगा, कोई नहीं मानने वाली बात नहीं है, लेकिन एक लॉजिक होगा असल में सीटों के बंटवारे में, और वो लॉजिक सोशल बेस और पॉलिटिकल बेस को देख के भी होगा, पिछले वोट का हिसाब भी देखना होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को डिनाई करके ममता या अखिलेश या अरविंद केजरीवाल वो सबको डिनाई कर देंगे और लोग मान लेंगे, इससे अलायंस नहीं होगा। अलायंस तो होगा जब सब लोग सहमत होंगे। बिहार में काफ़ी सीटें ऐसी निकलेंगी, आप देखेंगे कि लालू और नीतीश दोनों से नहीं, तीनों की दावेदारी होगी। हाँ, नहीं, वहाँ अगला सीट ऐसा होगा जो बीजेपी लगातार जीतती जा रही है, हिंदू मुसलमान करके वहाँ पोलराइजेशन होगा जिसमें बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। तो वहाँ कांग्रेस को कोई या लेफ्ट को सीट दे के और फिर जिताने की कोशिश होगी कोई अगला कैंडिडेट। तो ये फॉर्मूला असल में कोई बना बनाया होगा नहीं, जब सीटों पे बैठेंगे बात करेंगे तो ये चीज़ें निकल के आती। पंजाब में ही हो सकता है कि आप और कांग्रेस की लड़ाई एक दूसरे से हो, क्योंकि आपस में मिल के फिर सारा मैदान वो छोड़ देंगे अकाली और
कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए बिहार का भी ऐसा मामला अभी चल ही रहा है। आरजेडी के साथ कांग्रेस की बैठक हुई है, यह जिम्मेदारी आरजेडी को दी गई है कि आप कांग्रेस के साथ बात कर लें, लेफ्ट वालों के साथ बात कर लें, फिर जेडीयू के साथ बात करें। यानी कि आरजेडी ही वहाँ सीटों के बंटवारे में आगे बढ़ करके अपनी भूमिका निभाए, यह नीतीश कुमार ने आरजेडी को जिम्मा दे रखा है। देश के तमाम राज्यों में आप तीनों ने जो बात रखी है उसको मैं बस 1 मिनट में कंक्लूड करना चाहता हूँ कि एनडीए गठबंधन के जितने भी दल हैं, खास करके जहां भी कांग्रेस स्थानीय पार्टी जो मजबूत पार्टी है उसके बीच में सीटों का बंटवारा है, वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन हर राज्य में एक व्यवहारिक पक्ष है। अगर उस व्यवहारिक पक्ष को कांग्रेस स्वीकार कर लेती है तो देश के बाकी राज्यों में जहां कांग्रेस की ज़मीन मजबूत है या अकेले वो खड़ी है, वहाँ उसके लड़ने की गुंजाइश बन सकती है और यह एनडीए गठबंधन आगे चल सकता है। सवाल ये है कि कांग्रेस और कुछ वैसे दल जो आपस में एक ही राज्य के भीतर सीटों की साझेदारी करेंगे, जैसे जेडीयू आरजेडी, वो सहमति बना पाते हैं तो कितना और किस तरीके से, यह एक यक्ष प्रश्न है। और यक्ष प्रश्न जब तक अपने उत्तर के साथ नहीं आता है तब तक एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के अगुवाई एनडीए के मुकाबले में कितना मजबूती से खड़ा होगा चुनाव में, यह कहना बड़ा मुश्किल है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।